तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एजेस पर सेम चार्जेस रखे हुए हैं, यानी 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, और तीनों की जो वैल्यू है वो सेम है। तो पहले तो हम एजेस को नाम दे देते हैं HA, HB और HC, और एजेस पर सेम चार्ज रखे हुए हैं। ये Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है और ये भी Q चार्ज है, और तीनों की साइड जो है वो L है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होती हैं सभी की सेम होती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके सेंट्रॉइड पर, ये पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जो ट्रायंगल के तीनों मीडियंस को मिलाने वाला पॉइंट होता है, मतलब उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है तीनों मीडियंस का, वो उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है, तो इसको हम डी पॉइंट नाम दे देते हैं। और सेंट्रॉइड पे ये चार्ज Q रखा हुआ है, एक चार्ज Q रखा हुआ है, और इसको हम O पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये HA है, इस पे चार्ज Q रखा है और ये चार्ज Q है, दोनों सेम नेचर के हैं। तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो रिपल्सन की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यानी F1 फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी। ऐसे ही ये चार्ज 2 है, ये HB पर चार्ज रखा हुआ है, ये इस वाले चार्ज को वापस रिपेल करेगा, तो फोर्स F2 की डायरेक्शन ये होगी, ये F2 की डायरेक्शन है। ऐसे ही ये HC है, इस पर चार्ज Q रखा है, ये इस चार्ज को वापस रिपेल करेगा, तो एक फोर्स ये होगा और इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और ये फोर्स हो जाएगा आपका F3, ठीक है। तो इस Q को हम यहाँ लिख देते हैं, ये F3 है, ये F1, ये F2 और ये F3। अब हमें क्या करना है, हमें इस AD डिस्टेंस को फाइंड करना है पहले। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मीडियन जो होती है, मीडियन की जो सेंट्रॉइड होता है, सॉरी सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होती है वो 2/3 इंटू मीडियन होती है। तो मीडियन हमारी हो गई AD। तो इसको करेंगे कैसे भाई, ये एंगल बन रहा है, आप ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ जो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ये होगा 2/3 इंटू AD। भाई 2/3 डिस्टेंस होता है और AD ये जो मीडियन होता है इसका 2/3 टाइम्स होता है, तो लगभग इस पॉइंट पर सेंट्रॉइड निकल के आता है। तो पहले हम इस AD डिस्टेंस को निकालते हैं, AD डिस्टेंस कितनी होगी। तो AD कैसे निकालेंगे, आप ये देखिए, ये 60 डिग्री का एंगल है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। 60 60 60 तब जाके 180 डिग्री बनता है। तो ये 60 है, तो हाफ जो होगा वो 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है यहाँ पे। तो आप देखिए, अगर हम इसमें, हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, यानी अगर इस वाले एंगल से देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ बनना है राइट एंगल, तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ से एंगल, ये एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, और ये आपका हो गया क्या, हाइपोटेन्यूस। हमें निकालना है AD। तो इसमें हम cos 30 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos 30 होता है PBP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जो होता है, क्योंकि PBP होता है PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें पहली टर्म होती है साइन की, दूसरी टर्म होती है कॉस की,
और तीसरी टर्म होती है tan की। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, AD साइड गिवन है, AD और अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस हमारे पास गिवन है L है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला हम लगा सकते हैं AD अपॉन AC, AC साइड ये वाली है, AD अपॉन AC इज इक्वल टू cos 30। तो AD कितना हो जाएगा, AC cos 30 और AC कितना है, AC L है, इंटू cos 30 होता है √3/2, √3/2। तो √3/2 इंटू L, तो हो जाएगा L √3/2। ये साइड आ गई अपने AD। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर, इसको 2 नाम दे दीजिए। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, AO निकालना है। तो इसको हम AO नाम दे देते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड जो है वो AO है। तो AO कितना हो जाएगा, AO इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, AD की वैल्यू पुट करी, इंटू L √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऐसे √3 भी हटा देते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मैथ्स का रूल है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3, √9 हुआ, √9 की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। तो ये हो जाएगा 3L अपॉन 3 इंटू 1/√3। तो हाँ, ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, AO कितना आया, AO आ गया L/√3। ये AO यानी सेंट्रॉइड की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। देखिए नाउ फोर्स ऑन Q, फोर्स Q कहाँ पर रखा है, O पॉइंट पर। फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q, स्मॉल q, और ये Q कहाँ रखा है, एट पॉइंट A। तो इसको मैं F1 फोर्स नाम देता हूँ। F1 की वैल्यू आ जाएगी, F1 ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन AO का स्क्वायर, और AO की वैल्यू अभी हमने निकाली है। AO की जो वैल्यू है वो थी L/√3। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1/4πε0 Q अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 1/4πε0 Q अपॉन ये हो जाएगा 3, ऑल L है, तो ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3 अपॉन में L स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर। यह वैल्यू आ गई F1 की। अब आप यहाँ से ये देखिए बच्चों, F1 फोर्स की डायरेक्शन ये है, F2 की ये है और F3 की ये है। तो F2 और F3 एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, ये एंगल है 120 डिग्री का। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स किस किस का, F2 और F3 का। तो रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन जाएगी वो ये जाएगी, भाई ये एंगल 120 डिग्री का है और रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये जाएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स और F1 फोर्स जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो डायरेक्शन हम अभी निकालते हैं, तो हम देखेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी वैल्यू यही सेम आएगी, और सेम आने के कारण दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और जो सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। तो पहले हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। ये देखिए, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इस फोर्स को यहाँ लिख लेते हैं। F1 की वैल्यू कितनी आई है, F1 की वैल्यू आई है 3/4πε0 Q। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को पहले लिख लीजिए, किसी को बाद में लिख लीजिए, डजेंट मैटर। नाउ
the resultant force of F2 and F3, F2 and F3 कितना होगा? F, इसको F नाम देते हैं, F1 है ये तो F नाम दे देते हैं, F नेट बोल दें, नेट नहीं, F ही बोल देते हैं। चलिए तो देखिए ये होगा F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 और एंगल है cos 120 डिग्री का। तो cos 120 की वैल्यू होती है -½ निकालना, बताएं? निकालना देख लीजिए। cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 60 + 60 और cos a + b की टर्म आ गई है तो cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a यानी cos 60 माइनस sin 60 और sin 60, क्योंकि cos a + b का होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 60 जो होता है वो होता है हाफ इंटू हाफ और ये होता है माइनस के sin 60 होता है √3/2 और इंटू √3/2। तो कितना हो गया 1/4 माइनस के √3 √9 और ये होगा 3/4। कितना हुआ 1 - 3/4 माइनस 2/4 माइनस हाफ। तो cos 60 की वैल्यू cos 120 की वैल्यू कितनी आई -½ वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। अब आप ये देखिए F2 और F3 फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि जो दोनों चार्जेस हैं Q ये दोनों सेम हैं और ये दोनों चार्जेस इस Q चार्ज पर सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो सेम फोर्स लगने के कारण F2 और F3 की वैल्यू सेम होगी, तो हम F3 की जगह F2 ही पुट कर सकते हैं। तो हो गया F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 F2 इंटू -½ तो ये हाफ से ये हाफ तो कट गया, ये कितना आया 2F2 स्क्वायर और ये माइनस बाहर आ गया और ये F2 स्क्वायर हो गया। ये कितना हुआ, ये हो गया सॉल्व करके F2 स्क्वायर और जब इस स्क्वायर से रूट कटा तो ये कितना हो गया F = F2। ठीक है, तो ये देखिए जो नेट फोर्स आया है वो इस डायरेक्शन में आया है और F1 जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो अपोजिट के कारण जो दोनों फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे और जो सेंट्रॉइड पर रखा चार्ज है उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। थस यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको रब कर देते हैं। थस the net force on charge Q at centroid = 0, यानी F net जो आया वो 0 आया।